ओके, सो एग्जाम क्वेश्चन को हम टैकल किस तरह से करेंगे? सो माय सजेशन इज कि आप ऐसा किया करें कि जब आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगे हैं तो अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज पे चले जाएं और उसके ऊपर एक हेडिंग लगा दें। क्या हेडिंग लगा दें? रफ वर्क। ठीक है जी। और उसके ऊपर इस तरह से एक लाइन मार दें। मतलब आप जो यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे वो एग्जामिनर कंसिडर नहीं करेगा, ये आपकी रफ वर्किंग है। ठीक है। सो इस पे आपने क्या करना है? इस पे आपने एक्चुअली करना ये है कि आपने अपना आंसर को प्लान करना है। जो अपने क्वेश्चन अपने आंसर को आपने प्लान करना है, वो उसका तरीकेकार क्या होना चाहिए? उसका तरीकेकार ये होना चाहिए कि आप अ, की जितनी भी टैक्स कैलकुलेशन है वो ये इस शीट के ऊपर फाइनल हो रही है ना। हमारी जितनी भी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है वो इस शीट के ऊपर फाइनल होती है। ठीक है। तो आपने करना ये होगा कि ये जो आपका रफ वर्क वाला पेज होगा, इसके ऊपर आप आइडेंटिफाई करें कि मेरा जो अब लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगा हूँ, इसमें से क्या क्या है। ये दायरे नक्शा आपने नहीं बनाना, ये मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी आसानी के लिए पेस्ट कर लिया है। तो आप उसमें देखोगे, अच्छा इस सवाल में सैलरी इनकम है, इसमें बिजनेस इनकम है, इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसमें टैक्स क्रेडिट्स भी हैं। तो इससे आपको ये आइडिया सबसे पहले मिल जाएगा कि इस सवाल में क्या कुछ है। और जो कुछ भी है, मतलब जैसे अगर सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, अदर सोर्सेज है और टैक्स क्रेडिट्स हैं, तो इसकी हर एक फिगर की अलग वर्किंग होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। चाहे उसमें एक ही फिगर क्यों ना हो। राइट। बट इफ द क्वेश्चन इज टू शॉर्ट, जैसे कि अभी हम देखेंगे, बात हर सवाल में ये नहीं होगा, ये जो आपका मेन क्वेश्चन होता है उसके लिए ये वाला तरीकेकार आपके लिए सूटेबल होगा। सो आपका जो इसको मैं यहाँ से भी खत्म कर देता हूँ। ओके। सो हम जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि हमारा जो पहला सवाल है उसमें क्या है। ऑन 31st December 20x1, Dr. Jamal resigned from his employment with General Hospital Limited. In January 20x2, he received following amounts in final settlement. अच्छा, अगेन दिस इज अ सजेशन। वो ये कि पहला पैराग्राफ जो भी सवाल का लिखा हो वो आपको सवाल के बारे में कुछ एक होता है कि जी ये किसका सवाल है, इंडिविजुअल है, एओपी है, एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, क्या है। तो वो एक इंट्रोडक्शन होता है। ये करके ना आप रिक्वायरमेंट देख लें कि सवाल आपसे पूछ क्या रहा है। रिक्वायरमेंट ये, एज अ टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज डॉक्टर जमाल अबाउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर द टैक्स ईयर 2022। तो आपसे वो पूछ रहा है क्या कि इनकम टैक्स पेएबल, इसका मतलब आपको टैक्स का कैलकुलेशन बनाने को कहेगा एग्जामिनर। ठीक है। सो अब आप सवाल को पढ़ लें, इसमें क्या कुछ है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसने 31 दिसंबर को क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया। राइट। और अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज आपका टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, यानी कि ये 30 जून 20x2 पे खत्म हो रहा होगा। सो अगर इसने रिजाइन कर दिया हुआ है आधे साल पे, तो फिर इसको कुछ फाइनल सेटलमेंट में पैसे मिले हैं जिसमें लीव इनकैशमेंट और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसे 13 लाख और 17 लाख सैलरी एरियर्स। ठीक है। डॉक्टर जमाल हैड रिसीव मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख फ्रॉम जुलाई 20x1 to December 20x1. His taxable income and tax liability during preceding 4 tax years was as under. अब इस सवाल को पढ़ के आपको पता चल गया कि यार इसमें सारे का सारा कौन सा इनकम डिस्कस हुआ है, सैलरी का। राइट। और जो आइटम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब आप उसको उसकी टैक्स लॉ की प्रोविजंस आपको मालूम होनी चाहिए। सो मैं टैक्स लॉ की प्रोविजंस रिवाइज कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है। सो 6 लाख रुपए आपको मिले हैं लीव इनकैशमेंट। सो लीव इनकैशमेंट बेसिकली इसका ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, तो हम उसके ऊपर जाने लगे हैं। सो लीव इनकैशमेंट के केस में हम ये कहते हैं जी कि अच्छा जो लीव इनकैशमेंट हो ना, कौन सी वाली, एलपीआर की, लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट की इनकैशमेंट हो बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, वो एग्जाम्प्ट है। बाकी सारी लीव इनकैशमेंट क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं। तो अब ये फौरन से आपके दिमाग में एक विंडो ओपन होनी चाहिए कि अच्छा ये तो सारा टैक्सेबल है। इसी तरह 85,10,000 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो पैसे मिलते हैं उसको क्या करना होता है। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो इकट्ठे पैसे मिलते हैं उसको हम क्या करते हैं, वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होते हैं। तो ये भी आपको फौरन से दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद 13 लाख और 17 लाख एज सैलरी एरियर्स। जो सैलरी के एरियर्स होते हैं उसका ट्रीटमेंट आपको क्या मालूम होना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। सो एरियर्स ऑफ सैलरी के केस में जो टैक्स पेयर है, एरियर्स ऑफ सैलरी के केस में उसके पास ये चॉइस होती है कि वो चाहे तो क्या करे, इसको अक्रूवल बेसिस पे टैक्स। द एरिया ऑफ सैलरी रिसीव्ड इन टैक्स ईयर कॉज हायर टैक्सेशन देन टैक्स पेयर
बाय नोटिस इन राइटिंग कमिश्नर टैक्स सैलरी ऑन अक्रूवल बेसिस। तो उसके पास ये चॉइस है कि अगर चाहे तो अक्रूवल बेसिस फॉलो कर लें। ये 3 ट्रीटमेंट्स अगर आपके दिमाग में आ जाते हैं, यू आर हाफ वे डन। आपको अब आगे पता है कि मैंने करना क्या है, तो इसलिए आपके जहन में फौरन ये नक्शा बनेगा कि सैलरी इनकम इसकी सारी टैक्सेबल होगी, ये जो सैलरी रिसीव कर रहा है। लीव इनकैशमेंट सारा टैक्सेबल होगा, प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट होगा, और ये जो अमाउंट है 13 लाख और 17 लाख, ये जिस जिस पीरियड की है, एक दफा मैंने उस पीरियड में इसको इंक्लूड करना है, और एक दफा मैंने इसको इसी टैक्स ईयर में इंक्लूड करना है। तो ये 2 कैलकुलेशंस आपको बनानी होंगी। सो अब जरा इसके सोल्यूशन को देखें। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले मंथली सैलरी वर्कआउट करनी है। तो ये सैलरी आप वर्कआउट कर लिया आपने, किस तरह से वर्कआउट किया? आपकी जो मंथली सैलरी कितनी थी? 5 लाख, ये लिखी हुई है ना, नजर आ रहा है सबको? फिगर जो जिसको समझना है फौरन पूछ लेना है आपने। तो 5 लाख सैलरी है और 6 महीने आपने तनख्वाह ली है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 करके 3 मिलियन में ले आए यहाँ पे फिगर। ठीक हो गया जी। उसके बाद लीव इनकैशमेंट आपको मिला, ये सारा टैक्सेबल होगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये सारे का सारा एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, इसको मुझे शामिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो एरियर्स हैं, इसको एक दफा मैं क्या करूंगा, ये जो एरियर्स हैं 20W9 और X0 के, इसको मैं सैलरी इनकम में शामिल करता हूँ। तो मेरी सैलरी इनकम ये बन गई, और इसके ऊपर मैं सैलरीड पर्सन के टैक्स स्लैब लगा देता हूँ, तो ये टैक्स लाइबिलिटी बन गई। तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है? एज फार एज आई अंडरस्टैंड दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद दूसरा आपने कैलकुलेशन क्या बनाना है, दिस इज योर ऑप्शन 1, जिसमें आपने क्या किया है, जिसमें आपने एरियर्स को, एरियर्स टैक्स्ड इन सेम ईयर, ठीक है? सो ऑल इनकम टैक्स इन करंट टैक्स ईयर, मैंने लिखा हुआ भी है। ऑप्शन 2 में आप क्या करेंगे, ये जो 3 मिलियन और 6 मिलियन है, इसको इसी साल में रखेंगे, लेकिन जो 17 लाख और 13 लाख है, उसको ये जिस जिस साल से रिलेट करता था उस साल में ले जाएंगे। ठीक है जी। सो ऑप्शन 2 में आपने इसको जो रेलेवेंट टैक्स ईयर था उसमें ले गए, लेकिन जो रेलेवेंट टैक्स ईयर था जैसे कि 20X0, इसमें आपके पास 17 लाख के अलावा भी कुछ इनकम थी जो सवाल में बताई हुई है आपको। तो 20X0 में देखो कितनी टोटल टैक्सेबल इनकम बताई हुई है ना, ये 3.8 मिलियन। तो 3.8 मिलियन में मैं इसको जमा कर दूंगा, और इसी तरह 20W9 में कितनी इनकम बताई हुई है? 32 लाख रुपए। ठीक है, सो 32 लाख रुपए में मैं इसको जमा कर दूंगा। सो आपने एरियर्स को अपने अपने रेलेवेंट टैक्स ईयर में जमा किया, और उस पीरियड के टैक्स स्लैब अगर गिवन हो तो ठीक है, अदरवाइज करंट ईयर के ही टैक्स स्लैब लगा देंगे आप। और ये जो अब टैक्स लाइबिलिटी बनी, इसमें से वो टैक्स माइनस कर दें जो आपको ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं, ये वाला, ये ऑलरेडी उस टैक्स में आप पे कर चुके हैं टैक्स ईयर में, 3 लाख और 4 लाख 4,500। तो ये आपको बताएंगे दोनों फिगर्स, 4 लाख 4,500 और 3 लाख। तो ये मैंने उसी सालों में पे किया था, तो ये मैं माइनस कर देता हूँ। और अब ये वो अमाउंट है जो मैंने एरियर्स की वजह से मजीद अदा करनी है, ये मेरी करंट टैक्स ईयर की अमाउंट है। इन तीनों को मैं क्या कर लेता हूँ, जमा कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये अब टैक्स है जो मैंने इस साल में पे करना। ठीक हो गया जी। तो अब हम कंपेयर करेंगे, 10,38,000 बन रहा है अगर मैं इसको टैक्स कर देता हूँ एरियर्स को इन रेलेवेंट टैक्स ईयर, और अगर एरियर्स को करंट टैक्स ईयर में कर लेता हूँ, तो 10,30,000 को कंपेयर कर लें 10,38,000 से। यही है ना दो फिगर जो बन रहे हैं, एक 10,30,000 और दूसरा 10,38,000। तो बेहतर क्या है? 10,30,000। तो आप बताएंगे जी ये वाला ऑप्शन बेहतर है कि करंट ईयर में ही इसको टैक्स कर लिया जाए। सो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ये आप प्योरली थ्योरेटिकल है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, ये अभी हम थियरी जिस वक्त पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे इसे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं अब आप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टर्नओवर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 113 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? लिस्ट द पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो इसके लिए जो बेसिकली प्रोविजन ऑफ लॉ कौन सी टेस्ट हो रही है जी? सेक्शन 113। सो ये मिनिमम टैक्स में बताया हुआ है कि टर्नओवर में क्या क्या चीजें शामिल हैं। सो यहाँ ग्रे बॉक्स में लिखा हुआ है, और किन लोगों ने देना होता है। कंपनी रेजिडेंट हो तो उसने एओपी, और इंडिविजुअल हो तो 100 मिलियन से ज्यादा टर्नओवर होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ इसकी और रिक्वायरमेंट्स हैं। सो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो बी पार्ट है उसमें क्या है,
GC, a sole proprietor, is dealing in various consumer products in Pakistan during the tax year 30 June 20x2. GC's taxable income for the year was 1.6 million. सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है जी? तो इसमें एक ही पैराग्राफ है और रिक्वायरमेंट ये अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट इनकम टैक्स पेबल बाय जीसी एंड अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड. सो हम पहले जरा इस क्वेश्चन का वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको यहाँ पे अब मिनिमम टैक्स के बारे में उसने पूछा है. तो मिनिमम टैक्स के बारे में जो भी पूछा है उसको क्या करें? सो द आइडिया इज कि मिनिमम टैक्स में हम कैसे कैलकुलेशन बनाते हैं. हम पहले अपना क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ये टैक्स पेएबल क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, रेड से कर लेते हैं. मिनिमम टैक्स में मैंने आपको क्या समझाया था जी कि आप पहले कौन सा फिगर बनाएंगे, टैक्स पेएबल, किन असूलों को फॉलो करते हुए, नॉर्मल टैक्स रिजीम के. और जब आप टैक्स पेएबल के फिगर पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपने एक और मिनिमम टैक्स भी कैलकुलेट करना है और इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर. और इन दोनों में से जो हायर फिगर होगी वो बन जाएगा क्या, टैक्स पेएबल. ठीक है जी. और अगर ये फिगर 5 है और ये फिगर 3 है तो टैक्स पेएबल कौन सा होगा, 5, राइट. और जितने भी अब विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं वो आप यहाँ पे माइनस करेंगे. ठीक है, जो हायर फिगर है उसमें से. ये मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट है. और दूसरी चीज इसमें क्या होती है जी, दूसरी चीज ये होती है कि जितना ज्यादा आपने पे किया है इस वजह से वो कितना है, इस मिनिमम टैक्स की वजह से 2, तो ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा अप टू 5 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर. तो ये 2 अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अब अगले साल में फिर दोबारा से जाके देखना पड़ेगा कि अगले साल में ये वाला फिगर कितना बना. लेट से ये फिगर बन गया 4 और ये फिगर बन गया 2. ठीक है, तो अब टैक्स पेएबल कौन सा फिगर है, 4. अब आपके पास जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर. इस 4 में से आप माइनस कर सकते हैं इस 2 को, तो क्या आंसर आ गया, 2. सो आप ये 2 से नीचे नहीं जा सकते. यानी अगर यहाँ पे फर्ज करें कि 2 की जगह 3 होता तो टैक्स पेएबल क्या था, 4. और एडजस्ट कितना करना था मैंने, 2. लेकिन 2 अगर एडजस्ट करूंगा तो मैं इससे नीचे चला जाऊंगा. तो इस 2 में से कितना एडजस्ट करूंगा मैं, 1. और 3 विल बी द टैक्स पेएबल, उसमें से फिर विद होल्डिंग टैक्सेस माइनस होंगे. सो ये मैकेनिज्म होता है. इसका पहले अंडरस्टैंडिंग इसकी जरूरी है. उसको लिखना कैसे अंग्रेजी में या फिगर्स में कैसे, वो एक अलग चीज है. सो पहले कॉन्सेप्ट वाइज ये इसका आइडिया है. सो अब इस सवाल के अंदर उसने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो क्या बताया, उसने एक ही फिगर बताई हुई है, टैक्सेबल इनकम बता दी है उसने आपको, जो कि 1.6 मिलियन है. हमने इसको 10 टाइम्स किया हुआ है क्योंकि मिनिमम टैक्स की लिमिट चेंज हो गई है. तो इसका मतलब 16 मिलियन उसने बताई कि टैक्सेबल इनकम है. तो सोल्यूशन पे जरा अगर हम आ जाएं, तो टैक्सेबल इनकम 16 मिलियन. अगर मैं अपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाऊं तो ये कौन सा फिगर है मेरे पास इस वक्त, ये वाला. तो ये 16 मिलियन ये फिगर आया पड़ा है मेरे पास. इसके बाद मैंने क्या करना होता है, टैक्स स्लैब अप्लाई करने होते हैं. तो वो टैक्स स्लैब अप्लाई करेंगे आप. टैक्सेबल इनकम आ गई 16 मिलियन, इसके ऊपर 8 स्लैब लग गया. तो ये टैक्स स्लैब हमने अप्लाई कर दिया इसके. उसके बाद टैक्स इम्पोज बन गया. टैक्स क्रेडिट्स हैं कोई नहीं हमारे पास, तो इसलिए टैक्स पेएबल ये बन गया. अब यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे, विल स्टॉप हियर. और फिर हम देखेंगे कि मिनिमम टैक्स कितना बनता है. मिनिमम टैक्स के लिए मैंने टर्नओवर को मल्टीप्लाई करना होता है 1.25% के साथ. सेल्स इसने बताई हुई है 12.5 मिलियन और 11 मिलियन, दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, दोनों से कैलकुलेशन करके बतानी है. लेकिन दोनों अमाउंट्स इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हैं. और अगर आप मिनिमम टैक्स का डेफिनेशन देखोगे, मिनिमम टैक्स का, तो मिनिमम टैक्स का जो डेफिनेशन है उसमें एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है क्या, सेल्स टैक्स. टर्नओवर का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, टर्नओवर का जो डेफिनेशन दिया हुआ है आपको टैक्स लॉ ने, वो ये कहता है कि जितनी भी सेल्स हो उसमें टर्नओवर की अमाउंट के अंदर सेल्स टैक्स शामिल नहीं होना चाहिए. अब चूंकि आप सेल्स टैक्स थोड़ा सा पढ़ चुके हैं तो इसलिए अब आपको ये पता है कि अगर मेरी 100 रुपए की सेल्स हैं तो उसमें जमा होगा 17% का सेल्स टैक्स और ये 117 हो जाएगा, राइट. अब जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन के अंदर
ये देखें सेल्स का फिगर दिया हुआ है, सेल्स वर 12.5 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 12.5 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स किसके बराबर है, ये 117 के, ये इंक्लूसिव वैल्यू है ना। और अगर मैं एक्सक्लूसिव वैल्यू बनाना चाहता हूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ठीक है। सो ये 12.5 मिलियन है, हमने इसको सॉल्व किया है 125 मिलियन से, क्योंकि टर्नओवर अगेन 100 मिलियन से ऊपर के ऊपर मिनिमम टैक्स बनता है। सो हम इसको क्या करेंगे, 125 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 117 से। सो वो टर्नओवर आ जाएगा विच इज एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है। सो अब जरा सोल्यूशन देखें जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। सो टर्नओवर इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 125 मिलियन, और टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स वो हमने कैलकुलेशन करके बनाया। क्या हमने किया है, 125 मिलियन को मल्टीप्लाई किया है 100 से, डिवाइड किया है 117 से, तो हमारे पास ये आंसर बनेगा। और ये जो टर्नओवर बना है इसका 1.25% लेंगे तो ये मिनिमम टैक्स बन जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। सो इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है, हायर वैल्यू कौन सी आ रही है, 4.7 मिलियन, तो ये मेरा टैक्स पेएबल है। अगर ये फिगर ज्यादा होती तो फिर जो डिफरेंस होता वो कैरी फॉरवर्ड होता। दूसरी तरफ जब आप बनाएंगे टर्नओवर का फिगर, तो ये टर्नओवर का फिगर आ गया है, ये टर्नओवर का फिगर 94 मिलियन बन रहा है। और अगर आप, मैं दोबारा से टर्नओवर की जो वो जो टर्नओवर टैक्स है या मिनिमम टैक्स है इसके ऊपर जाऊं, तो यहाँ पे हमने कहा था कि एओपी इंडिविजुअल के केस में टर्नओवर अगर 100 मिलियन से ज्यादा होगा तो फिर मिनिमम टैक्स अप्लाई होगा। ये मिनिमम टैक्स की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब जो टर्नओवर है यहाँ पे देखें वो कितना बन रहा है, 94 मिलियन। इसका मतलब ये 100 मिलियन से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ तो मिनिमम टैक्स नॉट एप्लीकेबल एज टर्नओवर इज लेस देन 100 मिलियन। तो ये बेसिकली आपका सोल्यूशन बनता है इस सवाल का। इसमें कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं है। जो अगर ये वाली फिगर ज्यादा होगी मिनिमम टैक्स की, तो जितना ज्यादा होगा वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डन हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए आप। Mohammad Asghar owns an industrial undertaking under the name and style of Asghar and Company, which is engaged in the business of manufacturing pharmaceutical products. Following information is available. सवाल पढ़ के पता चल गया कि इंडिविजुअल का सवाल है, ठीक है जी। और रिक्वायरमेंट देख लेते हैं आप। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। तो इनकम का भी कैलकुलेशन बनाना है आपको और टैक्स का भी कैलकुलेशन बनाना है। ये जो नोट में कुछ फरमाइशें दी हुई हैं एग्जामिनर ने, इसको इग्नोर नहीं करेंगे आप। योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर ऑफ 2468,000। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर ये ऊपर दिया हुआ है 2468,000। मतलब ये है कि सेल्स में से ये कुछ एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद और अदर इनकम ऐड करने के बाद ये फिगर बना है। तो एग्जामिनर ने आपसे पहली फरमाइश ये किया कि इस फिगर से कैलकुलेशन बनानी शुरू करो। मिनिमम टैक्स को वो कहता है जी इग्नोर कर दो आप, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर अगर आप देखें तो वो कितना है, 324 मिलियन है। तो 100 मिलियन से ज्यादा है, टर्नओवर टैक्स अप्लाई होना था, जो उसने खुद ही कह दिया ना करें। शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशन ब्ला 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 टैक्स रेट ऑन लास्ट पेज। ना जिस वक्त ये वाला ये मेन क्वेश्चन है आपका बड़ा सवाल, तो ये जब आ जाए तो अगेन आप अपने जो रफ वर्क है उसमें जाके क्या करें, उसमें ये वाली शीट लेकर आए और देखें कि अच्छा क्या क्या नजर आ रहा है सवाल में। तो सबसे पहले मुझे बिजनेस इनकम तो नजर आ रहा है, सवाल में नजर आ रहा है बिजनेस इनकम, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो यस बिजनेस इनकम तो है इस सवाल में। अब हम सवाल को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि सवाल में क्या कुछ है, ठीक है जी। फिर उसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स रॉ मटेरियल। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे जो फिगर्स दी हुई हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ग्रॉस प्रॉफिट तो कोई फिगर नहीं होती, ये तो डेरिवेटिव होता है इन दो फिगर्स का, तो ये तो इसको माइनस करके आता है ना। सो टर्नओवर का फिगर है, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं,
और अदर इनकम है। तो आपके टर्नओवर के अलावा ये 4 मेन फिगर्स हैं। और नीचे अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग और अदर इनकम, इन्हीं 4 के बारे में कुछ तफसीलात बताई हुई है एग्जामिनर ने आपको। तो अब मैंने इस फिगर से स्टार्ट करना है 2468 मिलियन से। तो सबसे पहला जो मेरा फिगर होना चाहिए वो यही होना चाहिए, 2468,000। ठीक हो गई। तो सबसे पहला फिगर मैंने ये वाला बना दिया। और बिजनेस इनकम का मैं हेडिंग लगा देता हूँ, एक वर्किंग स्टार्ट कर लूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड रॉ मटेरियल 7.8 मिलियन, नो विथहोल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो सवाल आपको बता ये रहा है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा लेकिन पेमेंट करते हुए टैक्स विथहोल्ड नहीं किया। रॉ मटेरियल खरीदोगे तो पेमेंट करोगे ना, कि पैसे आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे ना, तो पैसे पेमेंट करते हुए आप क्या करेंगे? टैक्स विथहोल्ड करेंगे। तो 100 का 100 पे नहीं करेंगे, बल्कि कुछ अमाउंट विथहोल्ड करके वो जमा करानी है। लेकिन सवाल आपको क्या बता रहा है? नो विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट टाइम ऑफ पेमेंट, आपने टैक्स विथहोल्ड नहीं किया। तो क्या सलूक करते हैं आप ऐसी पेमेंट के साथ? ऑल सच पेमेंट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इफ एप्लीकेबल टैक्स एट सोर्स इज नॉट डिडक्टेड while making payment except, एक्सेप्शन किसकी है जी? एक्सेप्ट इन केस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और इसमें क्या होता है? द डिसअलाउड एक्सपेंस शैल बी लिमिटेड टू 20% ऑफ टोटल परचेजेस। अगर ये रॉ मटेरियल ना खरीदा होता, कोई और चीज खरीदी होती आपने, तो फिर मैं क्या करता? पूरे का पूरा 7.8 मिलियन डिसअलाउड था एक्सपेंस। ठीक है। लेकिन ये चूंकि रॉ मटेरियल है इसलिए पूरा 7.8 मिलियन डिसअलाउड नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? 7.8 मिलियन का 20%। तो 7.8 मिलियन, इसका अगर मैं 20% बना दूं तो वो कितना बन जाता है? 1.56 मिलियन। ठीक है, 15,60,000 ये डिसअलाउड होगा। तो जो डिसअलाउड एक्सपेंस है उसकी वजह से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? एक्सपेंस डिसअलाउड अगर हो जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक एक्सपेंस डिसअलाउ अगर हो गया, तो पहले ही माइनस हुआ था, अब डिसअलाउ हो गया, तो इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो रॉ मटेरियल 20% डिसअलाउड, ये आप वापस जमा कर देंगे। इस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट ये होगा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये तो है ही काफिर। मतलब इसको तो आंखें बंद करके आप क्या कर दें? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 21 लाख ऑन प्लांट। अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन हम नहीं मानते, तो 21 लाख तो सीधा सीधा अलाउड है ही नहीं एक्सपेंस, इसको वापस जमा कर दें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को अपने प्रॉफिट में। उसके बाद प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग इन्वेंट्री, प्रोविजन जितनी भी होती है उसको टैक्स लॉ नहीं मानता। टैक्स लॉ कहता है हाँ अगर एक्चुअल लॉस होगा तो हम मानेंगे। तो प्रोविजंस कहीं पे भी अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस अलाउड हैं उसमें आप देखें एक्सपेंस इनकर्ड का वर्ड है। तो प्रोविजन को एक्सपेंस इनकर्ड नहीं होता एक्चुअली। ठीक है। तो प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग इन्वेंट्री 18 लाख, ये अकाउंटिंग में तो एक्सपेंस होता है क्योंकि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन टैक्स लॉ इसको एक्सपेंस नहीं मानता है। तो अगर ये एक्सपेंस नहीं है तो 18 लाख को मुझे क्या कर देना चाहिए? वापस जमा कर देना चाहिए प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद 6,76,500 पेड टू अ लोकल होटल फॉर होल्डिंग एनुअल ईद मिलन पार्टी फॉर एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज। लें जी, अयाशियां हो रही। 6,76,500। तो क्या ये एक्सपेंस हम ट्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये कौन सा एक्सपेंस है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की डेफिनेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी मैंने? अगर तो ये है, क्योंकि इसमें कोई अमाउंट नहीं बताई हुई, कोई पर्पस नहीं बताया हुआ, ये बताया हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड होली एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस outside Pakistan, inside Pakistan, at business premises for customers and clients, on meeting of shareholder, directors, employees, opening of new branch, on entertainment of person directly। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बताई हुई हैं और यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है। अगर तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये अलाउड होगा एज एक्सपेंस, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। ओके जी। सो अगर तो बिजनेस का नॉर्म है, ये वो आपका एजम्पशन है, राइट। तो बेहतर एजम्पशन क्या है? कि इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस।
तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ऑल्दो अपेरेंटली एट द फेस ऑफ इट लगता है कि बिजनेस का कारोबार, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है और इसको डिसअलाउड होना चाहिए, कारोबार का क्या ताल्लुक ईद मिलन पार्टी से। लेकिन अगर ये नॉर्म ऑफ बिजनेस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है ये और नॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो फिर तो ये अलाउड होगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये नॉर्म्स ऑफ बिजनेस नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, लेकिन इस कंपनी ने सिर्फ कर दिया है, तो फिर डिसअलाउड कर देंगे। बोथ आर करेक्ट, राइट, क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में आपके पास मार्जिन होता है सोल्यूशन के पास। हाँ, नॉर्म्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि उस बिजनेस, उस किस्म के बिजनेसेस में ये होता हो, ठीक है ना। यानी जो भी ये बिजनेस है फार्मास्यूटिकल का, उस बिजनेस में ऐसा होता हो और फार्मास्यूटिकल्स भी ऐसा करते हैं, ये मुराद है। सो इसमें आपका एजम्पशन प्रिवेल करेगा। सो हमने वही एजम्पशन लिया है जो टैक्स पेयर के फेवर में होता है और एज्यूम्ड एज नॉर्म ऑफ बिजनेस, और हमने इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया हुआ है। आगे चलते हैं जी। ₹12,35,000 पेड एज पेनल्टी to a customer in settlement of claim for damages under a contract for supply of a batch of vaccines। आपने लैब टेस्ट किया और पता चला कि वाकई वैक्सीन का जो बैच था वो डिफॉल्टी था, तो आपने अपने कस्टमर को पेनल्टी पे की है। तो पेनल्टी से मुतालिक प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है जी, कि ये अलाउड होता है या नहीं अलाउड होता, नहीं अलाउड होता। लेकिन साथ में क्या जरूरी है, वायलेशन ऑफ लॉ जरूरी है, ठीक है। तो मैं टाइम पे नहीं आया, आपने मुझे पेनल्टी लगा दी, तो मैंने कोई लॉ तो वायलेट नहीं किया ना। आपने मुझे लेट आने के बस काज चले सर जूस पिलाएं, राइट, जो कि मैंने नहीं पिलाया क्योंकि अलाउेबल एक्सपेंस नहीं होगा, वैसे ही कह। ओके, सो द पॉइंट इज कि अगर कोई लिखा होगा जैसे कोई सेल्स टैक्स लॉ की वायलेशन हो गई, कोई ट्रैफिक रूल की वायलेशन हो गई, किसी कानून की, अगर स्टेट के किसी कानून को वायलेट किया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये दो म्यूचुअल पार्टीज का है, तो इसलिए 12,35,000 का एक्सपेंस ट्रीट हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। सो पेनल्टी टू कस्टमर आपने दिया है, ये बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं है। ₹23,00,000 पेड एज डोनेशन टू अ हॉस्पिटल एस्टेब्लिश बाय लोकल गवर्नमेंट। डोनेशन तो हमें पता है इसको हम क्या करते हैं, डोनेशन का एक ही डेस्टिनेशन है, और वो क्या, ये सेक्शन 61 टैक्स क्रेडिट्स में इसको, इसका हमने टैक्स क्रेडिट बनाना है एक्चुअली, ठीक है। सो ये एक्सपेंस नहीं है, यानी जो डोनेशन की जो डेस्टिनेशन है वो इस बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में एक्सपेंस बनाना नहीं है, बल्कि क्या है, टैक्स क्रेडिट्स है इसकी डेस्टिनेशन। तो इससे जो मेरा, जब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा यार इसमें टैक्स क्रेडिट भी बनाना है, इसकी भी अलग से, क्योंकि आप पहले ज़ाहिर है एक दफा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सही ना, यहाँ पे तो हम टाइम बचाने के लिए साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हैं, तो आपको भी पता चल गया कि अच्छा टैक्स क्रेडिट्स भी बनाने हैं। सो व्हाट आई विल डू इज इन माय सॉल्यूशन कि ये जो डोनेशन की अमाउंट है, डोनेशन टू द हॉस्पिटल, इसको वापस जमा करता हूँ प्रॉफिट में, क्योंकि ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है, और साथ में एक वर्किंग बना लेता हूँ, कौन सी, टैक्स क्रेडिट्स की, जिसमें ये 23 लाख रुपए लिख लेते हैं, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आके अब आप इसको वर्किंग को छोड़ देंगे, क्योंकि बाकी जो कैलकुलेट फिगर्स हैं वो जब सवाल थोड़ा सा कंप्लीट होगा तो तभी आपके पास आएंगे। मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड अ रिवॉर्ड ऑफ ₹5 लाख। द रिवॉर्ड वॉज पेड इन कैश टू वन ऑफ द सेल्समैन फॉर एक्सीडिंग हिज सेल्स टारगेट। पेड इन कैश, कोई वायलेशन हो गई, यस, क्या वायलेशन हो गई, कैश में पेमेंट। तो डिडक्शंस नॉट अलाउड में लिखा है कि आप नहीं कर सकते कोई पेमेंट। ये तो 5 लाख है, ये तो खुल खुला के आपने कर दिया वायलेशन, ठीक है। 5 लाख का एक ही ट्रांजेक्शन कैश में, तो ये आप कैश में नहीं कर सकते थे। और अगर एक और पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उस बंदे की तो ये सैलरी इनकम कंसिडर होगी ना, क्योंकि उसको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक मिल रहा है, तो सैलरी में तो वैसे ही लिमिट जो है वो 25,000 की है, ठीक है। सो बहरहाल इन बोथ केसेस इट्स अ वायलेशन, और 5 लाख रुपए एक्सपेंस अलाउड किसी सूरत नहीं होना चाहिए, तो ये डिसअलाउ हो गया क्योंकि आपने कैश में पे किया। सो मैंने ऐड बैक करता जा रहा हूँ जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट आइटम इज अदर इनकम्स इंक्लूड डिविडेंड ऑफ ₹1,74,000। This amount was received from listed company after deduction of income tax at the rate of 15% and zakat.
आफ्टर डिडक्शन इसका मतलब नेट नेट अमाउंट है या ग्रॉस अमाउंट? नेट अमाउंट। ठीक है जी। और अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक एक सैटरडे को हमने ये चीजें की थी जिस दिन बहुत से लोग नहीं आए थे। याद है? आज वो लोग पछताएंगे कि वो क्यों नहीं आए थे। ओके, सो हमने उस दिन डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट के सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए थे जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए। और उसका खुलासा क्या था? खुलासा ये था कि भाई डिविडेंड अगर आपको दिया हो ना नेट, या प्रॉफिट ऑन दिया हो नेट, तो इस फॉर्मूले के जरिए उसको ग्रॉस आपने बनाना है, क्योंकि जो डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट है उसका टैक्सेशन किधर हो रहा होता है? सेपरेट टैक्सेशन में। मुझे यहाँ पे एक ग्रॉस फिगर चाहिए, फिर मुझे एक टैक्स अप्लाइड इम्पोज चाहिए और एक विद होल्डिंग टैक्स चाहिए। ये तीन फिगर से सेपरेट टैक्सेशन के फिगर्स कंप्लीट होते हैं। और अगर कोई ज़कात हो तो मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंस बना लेता हूँ नॉर्मल टैक्स रिजीम में। ठीक हो गया जी बात। ये हमारा फैसला हुआ था उस दिन। सो अब हमने क्या करना है, सवाल से इंफॉर्मेशन देखें। डिविडेंड बताया हुआ है 1,74,000। ये नेट अमाउंट है क्योंकि आफ्टर डिडक्शन लिखा हुआ है 15% रेट है इनकम टैक्स का, और जक़ात का रेट, जक़ात 30,000 रुपये है, डायरेक्टेड अंडर जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो अब आप जरा मुझे इसका ग्रॉस फिगर 1,74,000 अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, नेट की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 1,74,000। इसमें जमा करें जक़ात कितना है? 30,000। जमा जक़ात 30,000, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से और डिवाइड कर दें 85 से, तो क्या बना? 2,40,000। ये 2,40,000 क्या होगा? ग्रॉस डिविडेंड। ठीक है जी। ग्रॉस डिविडेंड, इसमें से 30,000 की ज़कात माइनस होगी और 15% का टैक्स। तो ये मैं आपको अब कैलकुलेशन जो सॉल्व हुई है वो दिखा देता हूँ। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें आप डिविडेंड लिखा आपने, ये 174 नेट अमाउंट थी, ज़कात ऐड की, फिर इसको 15/85 किया, टैक्स बन गया, और ये ग्रॉस डिविडेंड आ गया। ये जो 2,40,000 है ग्रॉस डिविडेंड, इसको मैंने कहाँ लेकर जाना है अपनी कैलकुलेशन में? तो ये मैं फाइनल टैक्स रिजीम में 2,40,000 लिखूंगा ग्रॉस अमाउंट। इसके ऊपर जो टैक्स इम्पोज है वो यहाँ आएगा, 15% से टैक्स इम्पोज, और ये इसका विद होल्डिंग टैक्स। तो टैक्स इम्पोज का फिगर ये आ गया और विद होल्डिंग टैक्स का फिगर ये आ गया। ग्रॉस डिविडेंड ये ऊपर पड़ा है। तो ये तीन फिगर्स हो गए जो आपको चाहिए थे। ठीक है जी। और साथ में जो इसकी जक़ात थी, जक़ात कितनी है देखें जरा। अभी मैंने इस वर्किंग में लिखी है 30,000, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रेट वे। तो ये कहाँ जानी चाहिए मेरे कैलकुलेशन में? डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे ज़कात आना चाहिए 30,000। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया जी। ओके, गेन ऑफ रुपीज 6,60,000 ऑन सेल ऑफ शेयर इन आकाश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 60,000, 6,60,000 का गेन। अच्छा, अब देखो इसमें ये जो अदर इनकम में 1,74,000 आपने ऐड किया हुआ है ना, ये क्या 2.4 मिलियन में ऐड हुआ है? हम्म, हुआ हुआ है, क्योंकि अदर इनकम इसमें ऐड हुआ हुआ है ना। तो जब अदर इनकम में शामिल है डिविडेंड, तो इसका मतलब 1,74,000 2.4 मिलियन में है। अगर 2.4 मिलियन में है तो उसको निकालना चाहिए था मुझे। तो 1,74,000 को मैं निकाल देता हूँ डिविडेंड की अमाउंट, क्योंकि टैक्स लॉ में इसके लिए एक अलहदा हेड ऑफ इनकम है डिविडेंड का, और वो कौन सा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मैं बिजनेस इनकम से निकालूंगा और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पे लिखूंगा। ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ आना चाहिए है कि हम ये बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग के अंदर आपको एक प्रॉफिट बताया हुआ है जिसमें डिविडेंड क्या हुआ हुआ है? प्लस हुआ हुआ है। अब टैक्स लॉ ये कहता है भाई, टैक्स लॉ कहता है ये जो प्रॉफिट का फिगर है ये आप स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाओ, मुझे तो इनकम करके दिखाओ बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेज में, यहाँ करके दिखाओ। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें से पहले मैं ये डिविडेंड का फिगर मुझे माइनस कर देना चाहिए, और मुझे यहाँ पे बिजनेस इनकम दिखानी चाहिए, और जो डिविडेंड है इसको कहाँ दिखाना चाहिए? अदर। टैक्स लॉ में आके ये फिगर इस तरह से अलग अलग अपने अपने रास्ते पे जाएंगे। डिविडेंड जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपोर्ट होगा,
और बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में जो भी आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया उसमें से ये डिविडेंड की अमाउंट आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अगला है गेन। अब ये 6,60,000 का गेन है शेयर्स पे। अगेन ये किस में शामिल हुआ हुआ है, अदर इनकम में शामिल हुआ हुआ है। सो अगर अदर इनकम में शामिल हुआ है इसका मतलब 2.4 मिलियन की फिगर में शामिल है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट में से निकालें, उसको कैपिटल गेन के तौर पे शो करें। सो मैं सबसे पहले 6,60,000 को इधर से माइनस कर रहा हूँ। प्रॉफिट में चूंकि ऐड हुआ हुआ था तो मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ इसको। और फिर कैपिटल गेन्स का एक वर्किंग अलहदा से बनाऊंगा और 6,60,000 उसमें लिखूंगा। अब ये 6,60,000 को मैंने सिक्योरिटी के तौर पे लिख दिया। सिक्योरिटी ये क्या होती है भाई, ये तो मैं कंफ्यूज हो गया। सिक्योरिटी क्या होती है? सो सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी, इसमें ये सारी चीजें शामिल हैं, ये सब सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आते हैं। और इसमें सबसे पहला क्या लिखा है, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये मैंने आपको जो नोट्स दिए उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, और उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है किसका, पब्लिक कंपनी का, कि अगर 50% या ज्यादा शेयर्स किसके पास हों, इनमें से किसी के पास, तो भी पब्लिक कंपनी है, या फिर शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज तो भी पब्लिक कंपनी है। इन दोनों में से कोई एक भी पूरा हो जाए। तो अब सवाल देखें क्या पूरा हो रहा है, पढ़ें पैराग्राफ। हो गई पब्लिक कंपनी। ठीक है जी, हम इसको पब्लिक कंपनी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 60% से ज्यादा शेयर किसके पास हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी का शेयर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में शामिल है, और सिक्योरिटी जो है वो क्या होता है, इट इज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसलिए जब अब मैं अपनी टैक्स कैलकुलेशन बनाऊंगा तो ऑल्दो मैंने कैपिटल गेन्स को पहले एक दफा यहाँ लिखना है, लेकिन जब टैक्स कैलकुलेशन बनाने लगेंगे इसमें से इसको अलहदा कर देंगे और इसको अलहदा कर देंगे। ठीक है जी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के लिए टैक्स रेट्स अलहदा से हैं। तो हमने क्या किया, जब हमारी टैक्सेबल इनकम बनेगी तो इसको अलहदा और नॉर्मल टैक्स रिजीम को अलहदा कर देंगे। ये वाला फिगर कैसे आता है? तो आपकी जो इनकम होती है उसमें से आप माइनस कर देते हैं क्या, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो जो बाकी बचता है वो ये होता है, जो नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम जो है ना वो बेचारा है, बचा कुछ आता है इसके पास। एग्जेम्पशन अपना शेयर निकाल लेता है, एफटीआर अपना शेयर निकाल लेता है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अपना शेयर, जो बाकी बच जाता है वो फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम पे फिर फैसला करते हैं कि ये सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड। ठीक है जी, एसी परचेज दी शेयर्स इन जून 2020 इससे आप होल्डिंग पीरियड का फैसला करेंगे। तो जो भी टेबल दिया होगा, रेट के ऊपर बहस नहीं है इस वक्त क्योंकि रेट गिवन होता है। तो वहां से आपने रेट इसके ऊपर लगा देना है और ये टैक्स इम्पोज बन जाएगा, एंड दैट्स इट। ये इसकी कैलकुलेशन होगी। अदर इन्फॉर्मेशन भी है भाई, खत्म नहीं हुआ अभी। अ सेकेंड हैंड plant was imported from France at a cost of 2.5 million. Withholding tax of 1,50,000 was deducted at import stage. Withholding tax तो सीधा इसका डेस्टिनेशन किधर होता है, ये withholding tax है। ठीक है, यहाँ पे आना है इसने। और अगर एक से ज्यादा withholding tax सवाल में गिवन है तो आप क्या करें, उसका वर्किंग नोट बना लें। तो withholding tax का मैंने यहाँ की कैलकुलेशन नहीं बनाया हुआ। चलें, 1,50,000 ये withholding tax इस 17,50,000 में शामिल है। The plant was installed in the month of September 20X1. AC incurred 3,75,000 on installation of plant. ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, which is included in administrative and distribution expenses. ये तो बहुत ही गलत है, ये रनिंग एक्सपेंस नहीं है बल्कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो होता है 3,75,000, ये क्या होता है, कॉस्ट का पार्ट होता है।
क्यों कॉस्ट का पार्ट होता है वैसे? प्रोविजन ऑफ लॉ भी देख लें जरा। So cost consideration paid or payable in cash, fair market value of consideration given in kind, incidental expenditure में आता है ये, ठीक है। तो इस वजह से कॉस्ट का पार्ट होगा। तो 3,75,000 तो एसेट की कॉस्ट है, ये एक्सपेंस तो नहीं है। तो 3,75,000 वापस जमा कर दें इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, और प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है उसमें 3,75,000 जमा कर देते हैं, तो ये कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद इसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है, आपको देखना है कि क्या ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? वो लिस्ट देखेंगे एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की। सो इस लिस्ट में है ये, प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान, तो ये डेप्सिबल एसेट नहीं होता। तो ये तो यूज प्लांट एंड मशीनरी है ना। हाँ, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, पाकिस्तान में यूज नहीं हुआ, ठीक है, याद रखेंगे खास तौर पे, ये पाकिस्तान में यूज नहीं हुआ, इसलिए इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो अगर इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो इसका मतलब एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है, और इस पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। तो 25% आप बनाएंगे कॉस्ट का फिगर आपने ये फाइनल किया हुआ है, इसका 25% बनाएंगे, और फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनाएंगे एट द रेट ऑफ, आई थिंक ये 30% गलत लिखा हुआ है, 15% है ना प्लांट एंड मशीनरी का तो रेट। मेरा ख्याल है मैंने कैलकुलेशन ठीक बनाई हुई है, लेकिन 2156,250 इंटू 15% इंटू 50%, 161719। तो ये एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है टाइपो, ये टाइपो है, मिस्टेक है। ये सिर्फ लिखा हुआ 30% है, ये एक्चुअली 15% होता है रेट, ये गिवन होता है एग्जाम में, इसके लिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। तो ये रेट आपको गिवन होता है, सो 15% का 50% बनाएंगे तो ये फिगर आ जाएगा। तो अब आपका इनिशियल अलाउंस और नॉर्मल डेप्रिसिएशन को जमा कर लें, तो 8,80,469 ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, 8,80,469 इसको आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 34 लाख वर चार्ज टू अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। 34 लाख प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, पूरे का पूरा एक्सपेंस आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या करना होता है? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर क्या करना होता है? स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर इसको एमोटाइज करना होता है। किस रेट पे? 20%, मतलब 1/5 हो गया ना, 20% का मतलब 1/5। तो 1/5 करके एक्सपेंस आउट करना होता है आपने, ठीक है। तो 1/5 करके एक्सपेंस आउट करना है, 34 लाख का एक्सपेंस है, तो 34 लाख एक्सपेंस तो अलाउड नहीं होगा, इसका 1/5 एक्सपेंस अलाउड होगा। तो 34 लाख का 1/5 कितना बनता है? 6,80,000। तो 6,80,000 आप एमोटाइजेशन करेंगे या राइट ऑफ करेंगे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को। ये सवाल, ये टैक्स ईयर कब खत्म हो रहा है? 20x2। तो इसका मतलब 1 जुलाई 20x1 से शुरू हो रहा है, 30 जून 20x2 पे खत्म हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? 20x2। अब ये जो 34 लाख है जो एक्सपेंसेस में है, इसको वापस जमा करना चाहिए मुझे एक्सपेंसेस में। वर चार्ज टू अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x0। अच्छा नहीं, ये स्पेशल टैक्स ईयर है, ईयर एंडेड जो है ऊपर बताया हुआ है, मैं इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहा हूँ। इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x1, ठीक है।
तो ये जो मैंने टैक्स ईयर लिखा है ये गलत है, ये वाला नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जनवरी से दिसंबर है इसका टैक्स ईयर। 1 जनवरी 20x1 से 31 दिसंबर 20x1, और टैक्स ईयर ये कौन सा होगा, 20x2, क्योंकि ईयर एंड डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है वो ही टैक्स ईयर होता है। अच्छा, मैं एक्चुअली जो समझाना चाह रहा हूँ ना आपको बात, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो 23 लाख रुपए आपने एक्सपेंसेस में डाल दिया है, ये रिवर्स करना है या नहीं करना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि इसका 1/5 तो मैं एक्सपेंस आउट करूंगा, तो क्या 34 लाख भी फिर एक्सपेंस आउट करूंगा, नहीं वो नहीं करूंगा, वो रिवर्स करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, ये कौन से ईयर में एक्सपेंस आउट किया आपने, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर 34 लाख was charged to अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x0। 20x0 को जो ईयर एंड हुआ था उसमें आपने एक्सपेंस में शामिल किया था। तो अभी आप कौन सा कैलकुलेशन बना रहे हैं, 20x1 का। तो इस साल के प्रॉफिट में दोबारा ऐड नहीं कर देना 34 लाख, क्योंकि ये गलती आपने पिछले साल की थी कि 34 लाख का एक्सपेंस ट्रीट किया था इसे। इस साल इसको दोबारा ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। इस साल सिर्फ इसका जो 1/5 एक्सपेंस है वो आपने बनाना है, तो वो हमने बना दिया। टैक्स डेप्रिसिएशन अदर देन इंपोर्ट ऑफ प्लांट इज 19 लाख, वेरी गुड। टैक्स डेप्रिसिएशन इसने खुद से बता दी 19 लाख, वो आप एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे यहाँ पे। इनकम टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर अंडर सेक्शन ब्ला ब्ला एंड एडवांस टैक्स अंडर ब्ला ब्ला इस 14 लाख और 2 लाख। 14 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 16 लाख। तो 16 लाख विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स है, वो 16 लाख यहाँ जमा हो जाएगा। तो ये टोटल विद होल्डिंग टैक्स आपका हो गया 17,50,000। ठीक हो गया जी। तो सारे फिगर्स आपके कंप्लीट हैं। अब इसमें टैक्स क्रेडिट का एक कैलकुलेशन है, वो देख लेते हैं। डोनेशन का अमाउंट था उसके 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे जरा खास तौर पे नोट करें, ये बाद में जब आप करेंगे सॉल्व तो आपको मसला होगा। ये किस फिगर का 30% लेना है, टैक्सेबल इनकम का? कौन सा फिगर टैक्सेबल इनकम का? ठीक है, जो नॉर्मल टैक्स रिजीम का होता है ना, यानी इसमें किस किस को शामिल नहीं करोगे, एफटीआर को नहीं करोगे, सेपरेट ब्लॉक को नहीं करोगे। 6778531 6778531 इंटू 30% इज 20,33,559। ठीक है जी, दिस इज 20,33,559। तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इसके साथ मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूँ, इनकम एक्सक्लूडिंग एफटीआर एंड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। और वो वैसे भी चूंकि उसका होता है टैक्सेबल इनकम का, तो टैक्सेबल इनकम आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होते। टैक्सेबल इनकम में कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं होती, रिवाइज कर लें या थोड़ा सा। क्या यार बात लंबी करे जा रहा है ये आदमी जो है टैक्सेबल इनकम में क्या क्या चीज शामिल नहीं होती, एग्जेम्प्ट इनकम शामिल नहीं होती, एफटीआर की इनकम शामिल नहीं होती, चाहे वो सेपरेट टैक्सेशन वाली हो, चाहे वो प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम वाली हो, यानी विद होल्डिंग टैक्स फाइनल टैक्स या टैक्स इम्पोज फाइनल टैक्स। और क्या शामिल नहीं होता, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी शामिल नहीं होता। ओके, सो वी आर डन। नहीं अभी नहीं, टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन पूरा करें। सो ये इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी वो हमारा वैल्यू सी बनेगा। जरा मैं साथ में वो रेलिवेंट स्लाइड पे जा रहा हूँ, टैक्स क्रेडिट्स वाली पे। सो लेसर ऑफ अमाउंट ऑफ डोनेशन या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये क्या बन जाता है, वैल्यू सी। वैल्यू सी ऑफ द फार्मूला को फिर क्या करना होता है, ए ओवर बी से मल्टीप्लाई करना होता है।
ए ओवर बी जो है ये कैसे, ये क्या क्या है, ये देखें जरा। टैक्स का फिगर है और बी जो है वो टैक्सेबल इनकम है। ओके, इस फिगर का कैलकुलेशन जरा हम समझ लेते हैं कि ये हम कैसे बनाएंगे। सो हम 4 इस फिगर तक कैसे पहुंचे। हमने करना ये था, हमने वैल्यू सी को मल्टीप्लाई करना था टैक्स के फिगर से, डिवाइड करना था टैक्सेबल इनकम से। वैल्यू सी आपने कितना बनाया है, फिगर बोलें जरा। ये आपने वैल्यू सी बनाया, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टैक्स का फिगर किन था, कौन सा लेंगे, टैक्स का फिगर कौन सा लेंगे। यार ये मैंने, ये तो इनकम का फिगर है ना, सॉरी, ये इनकम का फिगर है। अभी मुझे किसका फिगर चाहिए, टैक्स का। हाँ, टैक्स का फिगर चाहिए। टैक्स का फिगर कौन सा लेंगे, ये वाला, ठीक है जी। और इनकम का फिगर कौन सा लेंगे, ये वाला। सो 1492486, वन, आंसर शीट पे से तरह लिखवाते हैं फिगर मुझे। 1492486, 1492 486 और 6778531, 6778531, ठीक है जी। तो इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, बस अभी ब्रेक करते हैं। 2033559 डिवाइड बाय 6778531 मल्टीप्लाइड बाय 1492486, सो 447745, ठीक है जी। तो ये टैक्स क्रेडिट का फिगर बना 447746, और इसको अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टैक्स क्रेडिट बना दूंगा 447746। ओके जी, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। कोई सवाल है किसी का, कोई चीज समझ ना आई हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ सॉल्व करने को नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिक बेस्ड थ्योरेटिकल। So it says Mrs. Ahmed separated from her spouse and decided to live apart with a 6 years old son. Below are extracts from वो extracts of the agreement. So ये हम पहले इसके लिए provision of law देखो कौन सी है, provision of law कौन सी है, support payment under agreement to live apart, ऐसी है ना। और ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, सेक्शन 41 से 55, नोट्स हैं आपके पास कि नहीं है। सेक्शन 41 से 55, ये देखें। सो इसमें ये जी सेक्शन 48, support payments under agreement to live apart. Income received by spouse as support payment under an agreement to live apart shall be exempt. So ये प्रोविजन ऑफ लॉ है जी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और अब जरा मैं उस पे जा रहा हूँ आपके सवाल पे।
सो सेपरेटेड फ्रॉम हर स्पाउस, तो इसका मतलब इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट की शराइत ये थी, मिस्टर अहमद विल पे 50,000 इन कैश एवरी मंथ, तो एग्जाम्प्ट होगा। यस। मिस्टर अहमद विल कंटिन्यू टू पे हिज सन्स मंथली स्कूल फी, एग्जाम्प्ट होगा। यस। मिस्टर अहमद विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ अ शॉप, ये ट्रांसफर के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे जो रेंट आएगा, द शॉप वॉज ऑलरेडी इन यूज बाय टेनेंट एट मंथली रेंट ऑफ 88,000, ये जो 88,000 का रेंट आएगा ये फिर जिसकी अब नाम शॉप ट्रांसफर हो गई है उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसिडर होगा, ये फिर एग्जाम्प्ट नहीं होगा 88,000, क्योंकि ये मिस्टर अहमद तो नहीं दे रहा, ये उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। ठीक है जी। तो बस सवाल में यही आपने बताना है कि कौन कौन सी इनकम हेड ऑफ इनकम में होगा। तो ये जो ऊपर वाली दो अमाउंट्स हैं ये इनका हेड ऑफ इनकम तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनता है, लेकिन दिस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और ये प्रॉपर्टी इनकम बनता है, ये एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं है। अच्छा जी। बी पार्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इंटरेस्ट फ्री लोन, कोई मसला नहीं है आपके लिए। रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, थ्योरेटिकल एरिया है, ये नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर कवर होगा। और ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टैक्स क्रेडिट्स, ये आपको मालूम है कि अगर एक से ज्यादा टैक्स क्रेडिट्स आ जाएं तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। हम्म। अच्छा जी। वेयर मोर देन वन टैक्स रेट्स आर अलाउड टू टैक्स पेयर इन अ टैक्स ईयर, द टैक्स रेट शैल बी अप्लाइड इन अबव मेंशन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद टैक्स रेट चैप्टर पार्ट 10 चैप्टर 3, फिर टैक्स रेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स। पार्ट 10 और चैप्टर 3 में जो है वो पे चैरिटेबल डोनेशंस और ये सारे हैं। तो ये बेसिकली आपसे लिस्ट पूछ रहा है, सबसे पहले आप बताएंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद ये वाले सारे, उसके बाद फिर एंड पे विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स का टैक्स क्रेडिट होगा। ओके जी। क्वेश्चन 4 तक ही था ना, जो हमारा पहला समझें कि सेगमेंट है। ठीक हो गया जी। अब हम करते हैं जरा ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे।